पेटिट्स लॉ बनाया जो सिर्फ किसके लिए था, सॉलिड्स के लिए था। और जिन सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था वो आप याद रख सकते हैं कि किन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। वो एप्लीकेबल नहीं था बोरोन के लिए, कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए और बेरिलियम के लिए। बाकी सभी के लिए ये एप्लीकेबल था। अब लॉ क्या था? लॉ था कि अगर आप एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज वैल्यू जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो 6.4 होगा। प्रोडक्ट इज 6.4। और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है यूनिट। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होनी चाहिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है। क्लियर है? तो अब सर ये हमेशा 6.4 ही रहेगा? हाँ, हमेशा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन है कि कोई सब्सटेंस है या हाँ बोलो। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कि यूनिट है स्पेसिफिक हीट की यूनिट होनी चाहिए कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सर क्योंकि स्पेसिफिक यूनिट हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट होती है, चलो इसे डिफाइन भी कर लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने को जितनी हीट चाहिए उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे हम उसको? स्पेसिफिक हीट बोले। ठीक है, और इसकी यूनिट अब मतलब हीट जो देंगे हीट की यूनिट जूल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कैलोरी में कर रहे हैं और जो मास है वो ग्राम में है तो पर ग्राम, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो पर डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो। एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। अभी थर्मोडायनेमिक्स में हम इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए कि क्या हो सकता है, वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो लेट्स से स्पेसिफिक हीट ऑफ कोई सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट है, या कोई मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.04 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वैसे डिग्री सेल्सियस साथ में ही आना चाहिए dQ/dt। ठीक है, चल जाएगी बात तब भी। तो अब क्या हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इक्विवेलेंट वेट। मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट है 100। तो कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का एग्जैक्ट वेट क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक हीट मेंशन है, इक्विवेलेंट वेट मेंशन है और आपको एटॉमिक वेट निकालना है। तो सबसे पहले आप ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ लगाओगे तो आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ, जो ड्यूलॉन्ग और पेटिट फ्रेंड है उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ड्यूलॉन्ग पेटिट, ठीक है, तो बोल रहा है एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। तो यहाँ से जो एटॉमिक मास आएगा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आएगा। तो मान लेते हैं कि इतना ही है सर, कुछ वो नहीं जैसे होता है ना ग्राम वगैरह समथिंग, कुछ
कुछ भी नहीं है इसके पीछे। अब देखो, आप यूनिट्स तो निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, जैसे एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यू कैन से 6.4 की यूनिट हो जाएगी कैलोरी डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, वरना कंफ्यूजन हो जाता ना अगर क्वेश्चन में दे देता तो। राइट। तो अब अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास क्या होगा? 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। 6.4 को, हाँ बोलिए। लॉबी में देखना सर। शिकागो डिस्कनेक्ट हो गई थी वो नेटवर्क प्रॉब्लम से। नहीं नहीं, अभी कोई भी बच्चा नहीं है, आएगा तो मैं उसे एंटर कर लूंगा, वो तो नोटिस आता है। हाँ, 6.4 को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना है, वो सॉरी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.04। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई आ गया ऊपर 100 और नीचे आ गया 10, डेसिमल हटा दिया तो ये आ गया 160। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आ गया 160 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि इक्विवेलेंट वेट, हमने ये भी याद किया लास्ट क्लास में कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर या मोलर मास बाय एन फैक्टर, जो भी आपको याद हो वो लिख लो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ने म्यूट ऑन किया है और उसकी वजह से क्या नाम है कि इको हो रही है वॉइस। तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, अब हम एन फैक्टर निकालते हैं। सर आपकी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। सर म्यूट ऑल कर दो। डन। अब हम अगर एन फैक्टर निकालेंगे तो एन फैक्टर क्या होगा? मोलर मास बाय इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में मोलर मास कितना है। मोलर मास हमने अप्रोक्सीमेट निकाल लिया है, वो था हमारा 160, और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 100। यहाँ से एन फैक्टर कितना आया? 1.6। ये वैल्यूज को सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया डेटा चेंज करके, चलो कोई नहीं। अब एन फैक्टर अगर 1.6 है, वैसे तो देखो इतना ज्यादा राउंड ऑफ कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, बट अभी क्योंकि थोड़ा सा हमने वैल्यू खुद से चेंज की थी तो गड़बड़ हो गया। तो मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अभी एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, तो इसको 2 मान लेते हैं। तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा वहां पे वैल्यूज इस तरीके से ली होंगी कि आंसर 1.9 या 1.8 आ रहा होगा, तो 1.6 तो बीच में है, तो आप इसको एन फैक्टर को अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? 2 मान लो, ठीक है। अब आता है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना, कि यू हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, तो हमें पता है कि भाई हम ये इसी चीज को देखो दोबारा यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर विच इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी इन केस ऑफ एटम। तो मैं फिर यही कर रहा हूँ, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में गिवन था 100 और एन फैक्टर आया हमारा 2, तो जो एग्जैक्ट वेट है वो 200 ग्राम है। तो ये थोड़ा फोकस करते हैं इस बात पे। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट 160 ग्राम है और एग्जैक्ट 200 ग्राम है। ये डेटा को कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, जो वैल्यूज थी उनको थोड़ा सा इजी ले लिए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा एरर आ रहा है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसमें वो वैल्यूज इस तरीके से देंगे कि आंसर नियर बाय होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है?
सर ये जो लॉ है ड्यूलॉन्ग पैटिस लॉ, सर ये किसके लिए यूज होता है? सॉलिड्स के लिए। अगर कोई सॉलिड गिवन है और उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है तो हम उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। मतलब किसी सॉलिड का अगर मास निकालना है तो इस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। सर ये हमेशा अप्रॉक्सी बताएगा जब एटॉमिक मास बताएगा, तो अप्रॉक्स। हाँ, अप्रॉक्स बताएगा, क्योंकि आप रिलेशन में देखिए साइन कैसा है, अप्रोक्सीमेट का ही साइन है कि इक्वल 6.4 के इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन है, तो इससे जो वेट आता है वो अप्रोक्सीमेट ही आता है, या आंसर भी 6.4 एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा। ठीक है। सर एटॉमिक मास और वेट में को डिफरेंस बताना। एज सच केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कोई फर्क नहीं होता। फिजिक्स में मास और वेट में फर्क मानते हैं बिकॉज वहाँ ग्रेविटी लगता है, बट एटम और मॉलिक्यूल पे जी निग्लिजिबल है, तो इसलिए हम एक केमिस्ट्री में वेट और मास सेम मान लेते हैं। फिजिक्स में वेट और मास डिफरेंट होता है। ओके। ओके सर, तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे हम। पहले तो हमने इसका मतलब सर इसमें ये डिफरेंस है कि वो अप्रोक्सीमेट है और ये एग्जैक्ट है, वेट है, हाँ, ये डिफरेंस यही है फर्क। सर। हाँ, यही कि पहले जो हमने फॉर्मूले से निकाला वो अप्रोक्सीमेट है, और अब जो वैल्यू आई वो क्या आई, एग्जैक्ट आई। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये एप्लीकेशन था ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ का। तो आप इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, तो समझ जाना पहले एन फैक्टर निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आप वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कोई भी क्लोराइड है, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का क्लोराइड है, मतलब आपको नहीं पता कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो जब आपको ये नहीं पता वो एलिमेंट कौन सा है तो आप उसे कुछ भी मान सकते हो, ई या एम, आपकी मर्जी है। मेटल का क्लोराइड लिखा है तो मेटल का मान लो। तो क्लोराइड ऑफ एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोरीन। और जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ऐसे ले लेते हैं कि हमें आसान पड़े, तो जो स्पेसिफिक हीट है एलिमेंट का वो है, अप्रोक्सीमेट ही होगा ऑब्वियसली, 0.064 डिग्री सेल्सियस कैलोरी पर ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट। आप निकालिए इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर या वैलेंसी, एटम है तो वैलेंसी होगी। ठीक है, एंड एटॉमिक मास। ट्राई करोगे या मैं डिस्कस करूं? सर एक बार डिस्कस करते हैं, समझा दो। ओके, तो सब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो सभी। पढ़ के इस क्वेश्चन को समझ लो कि इस क्वेश्चन में मेंशन क्या क्या चीज़ें हैं और आप उसे कैसे कैसे उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो, और हाउ टू अप्रोच, और उस क्वेश्चन को आपको अप्रोच भी कैसे करना है। वेट थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में आ जाएगी स्क्रीन अभी थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि जो क्लोराइड है एलिमेंट का उसमें 49 पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे हाईलाइट कर लेते हैं, 49.5% क्लोरीन है, और जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.064 डिग्री सेल्सियस है, और आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर और वैलेंसी। अब मैंने एन फैक्टर इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन में सिर्फ वैलेंसी लिखा होगा। तो वैलेंसी का मतलब वो आपसे एन फैक्टर पूछना चाह रहा है और एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमें बड़ा सिंपल सा समझ में आ रहा है कि कोई एलिमेंट का अगर क्लोराइड है तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो एलिमेंट का क्लोराइड है उसको जनरली लिख लेते हैं EClX, वेयर X इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। पहले तो आप सब बताओ, जब मैं ये बात लिख रहा हूँ तो आप समझ रहे हो
कि अगर मैंने EClX लिखा है तो X जो है वो एलिमेंट की वैलेंसी है। बोलो ये बात समझ रहे हो? यस वो Yes, वैलेंसी, यस वो वैलेंसी होगी। कुछ एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूँ। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1, तो फॉर्मूला हो जाता है MgCl2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1, तो फॉर्मूला हो जाता है AlCl3। तो जनरली जो यहाँ पे लिखा होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है वो वैलेंसी होती है, तो इसलिए मैंने EClX मान लिया। अब आप बोलोगे क्लोरीन को नहीं देखा आपने, क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, इसलिए हमने उसे सीधे EClX लिख दिया, वेयर X इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। नाउ अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया। क्वेश्चन में वो बोल रहा है 49.5% क्लोरीन है, तो सीधी सी बात है कि वेट ऑफ क्लोरीन जो EClX कंपाउंड है उसमें क्लोरीन कितना है 49.5 ग्राम, एंड वेट ऑफ एलिमेंट, और जो एलिमेंट होगा EClX में उसका वेट कितना होगा, सीधी सी बात है 100 में से 49.5 आप माइनस करिए, योर आंसर इज 51। तो क्या 50.5 आई गेस, 51 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आ रहा है कि सर हाउ टू अप्रोच, हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे कि सो दैट हमारा ये क्वेश्चन हो जाए। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ऑलवेज यूज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आप हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करो जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो एलिमेंट प्लस क्लोरीन इट गिव्स यू EClX, और उसके बाद आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज कर सकते हो। अब ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब आप यूज करोगे तो ये आपकी मर्जी है आप किसका इक्विवेलेंस बराबर कर रहे हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला लिख देते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये कंफ्यूजन दूर रखना दिमाग में, इक्विवेलेंट अलग चीज है, इक्विवेलेंट वेट अलग चीज है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं W/E की जगह अभी, क्योंकि बिगिनिंग है आपकी तो बाद में तो आपको ये छोटे मोटे डाउट आएंगे नहीं, अभी ना आए, इसलिए मैं प्रॉपर पूरे वर्ड्स में फॉर्मूला लिख रहा हूँ गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि जब हम सिंबल का यूज करते हैं तो बाद में जब रिवाइज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअली क्या लिखना चाह रहे थे। नाउ एलिमेंट का गिवन वेट कितना है, बड़ा आसान है हमारे लिए, 49.5% क्लोरीन था, तो बचा हुआ तो कौन है, एलिमेंट। तो हमने लिख दिया गिवन वेट ऑफ एलिमेंट इज 50.5, और इक्विवेलेंट वेट को मैंने एज्यूम कर लिया E। तो हम करते हैं एज्यूम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट एज E। जो एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या मानना है, E मानना है। तो 50.5 by E is equal to what is the given weight of chlorine, 49.5। what is the equivalent weight of chlorine, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एन फैक्टर क्या होता है, 1। तो हमने क्या किया, हमने इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर को यूज किया, और एन फैक्टर 1 था तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास क्लोरीन का सेम था, वैल्यूज को डाल दिया, और वी कैन सॉल्व E हेयर। यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, E निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर वहाँ बोलिए। सर जो मतलब क्लोरीन है Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 35.5 को? नहीं नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अच्छा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अब उस केस में फिर एन फैक्टर कितना लोगे, 2 लेंगे। तो बात वही होगी 35.5, 71/2, वो भी सही है, ओके वैसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका E आ गया।
50.5 बाय 49.5 इंटू 35.5। मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर देता हूँ खुद ही जल्दी से टाइम सेव करने के लिए। तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके मेरा आंसर आया 36.2 मान लो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आया 36.2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकालना है। इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल दिया है, एक पहला टारगेट अचीव। दूसरा है एटॉमिक मास निकालो एलिमेंट का और वैलेंसी। वैलेंसी तो मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे एटॉमिक मास नहीं पता हो, तो मैं पहले एटॉमिक मास निकालता हूँ। अब मैंने एटॉमिक मास के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो मैं ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ से एटॉमिक मास निकाल सकता हूँ। तो यूजिंग ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ, अगर हम ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ यूज कर रहे हैं तो ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ क्या बोलता है, एटॉमिक वेट जो कि अप्रोक्सीमेट होगा मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। तो एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा यहाँ से 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें, देखते हैं ऊपर जाके कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है। तो स्पेसिफिक हीट को हाईलाइट किया हुआ है जो अब ऑरेंज कलर का दिख रहा है 0.064। तो 0.064 है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो 6.4 डिवाइडेड बाय 0.064 थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया है, और हम यहाँ से एटॉमिक वेट की वैल्यू लिख देते हैं 100 ग्राम। ओके, अब आ गया आपके पास एटॉमिक वेट। अब क्वेश्चन है एन फैक्टर बताओ, क्या बताना है एन फैक्टर। तो किसी को एन फैक्टर और एटॉमिक वेट में रिलेशन पता है? हाँ, अभी अभी पढ़ा है सर हमने कि ये देखो फोकस करो। इक्विवेलेंट वेट हाँ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय एन मोलर फैक्टर। मास बाय एन फैक्टर। हाँ, तो मोलर मास कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। तो यहाँ से मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। एन फैक्टर का फॉर्मूला आया, ठीक है, एन फैक्टर का फॉर्मूला देखो कहाँ से आया है, कॉर्नर में जो मैंने लिखा है वहां से मैं एन फैक्टर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलर मास या एटॉमिक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मैंने क्वेश्चन में एटॉमिक वेट निकाल लिया है विच इज 100। फिर इक्विवेलेंट वेट भी मैं निकाल चुका हूँ विच इज 36.2। फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, आएगा 2.7। क्योंकि एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ 3। क्या मान लिया 3। इस तरीके से मेरे पास एन फैक्टर भी आ गया, मेरे पास इक्विवेलेंट वेट भी आ गया, और अब मुझे बस क्या काम करना है, एटॉमिक वेट जो मैंने 100 ग्राम निकाला था, ध्यान से सुनना, एटॉमिक वेट जो मैंने 100 ग्राम निकाला था, ये एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट था। क्या था ये? अप्रोक्सीमेट। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ, ये ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान देना सभी। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से आप जो भी डेटा निकालोगे वो अप्रोक्सीमेट होगा। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से जो भी डेटा निकालोगे वो अप्रोक्सीमेट होगा। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एटॉमिक वेट का और एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, जो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट होता है वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय वेट। एन फैक्टर। हाँ, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला है देख लेते हैं पीछे जाके कि इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना है। तो पेज पीछे कर रहा हूँ मैं, और जब मैंने इस पेज को पीछे किया तो 36.2 दिखा मुझे इक्विवेलेंट वेट। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन से इसको हाईलाइट कर देते हैं कि वो जो वैल्यू है दिख जाए 36.2। और एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है उसको भी देख लेते हैं, एन फैक्टर इज 3।
तो 36.2 into 3 and our answer is 3 2 6, 3 6 18, 108 108.6 ग्राम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन था जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को भी यूज कर रहा था, एज वेल एज आपका ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ का भी यूज कर रहा था। और मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को अलग अलग भी, जैसे ये 3 क्वेश्चन हमने एक साथ किए, इसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालो और एन फैक्टर निकालो और एटॉमिक वेट निकालो। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन अलग करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि अगर ये क्वेश्चन अलग आएगा तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। तो लेट्स ट्राई सिंपल। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो सिंपल क्वेश्चन है मेरा वो ये है, अब मेटल ऑक्साइड, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेस्ड है, सिंपल है। एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई मेटल ऑक्साइड है। अब मैं ऐसी क्या कहते हैं रफली फिगर ले रहा हूँ, तो मे बी आंसर थोड़ा इधर उधर आ सकता है, तो वो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक मेटल ऑक्साइड है, उसके अंदर, सर हाँ बोलो। सर जो आपने भी क्वेश्चन करा एक बार से सम अप कर दो प्लीज। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं सम अप करने के लिए पहले ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें 3 पार्ट होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अ मेटल ऑक्साइड हैज 65% ऑक्सीजन। एक मेटल ऑक्साइड है जिसके अंदर 65% ऑक्सीजन है। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट यही था, बस क्लोराइड था उसमें, मैंने यहाँ ऑक्साइड ले लिया। अब जो मेटल है तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी वैलेंसी क्या है, तो उसे मान लिया M, और वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और मेटल की वैलेंसी X मान लेते हैं। तो बताओ ना, मैं सही लिख रहा हूँ, M2OX नाम का ऑक्साइड बनेगा। बोलो, समझ रहे हो सभी? अब Yes, बोला sir. अब बोला है कि 65% ऑक्सीजन है। जैसे ही मैं ये बात बोल रहा हूँ 65% ऑक्सीजन है, इसका मतलब पूरे मेटल ऑक्साइड को मैं 100 ग्राम मान लेता हूँ, उसके अंदर ऑक्सीजन 65 ग्राम हो जाएगा। तो 100 माइनस 65 कर दें तो 35 ग्राम मेटल हो जाएगा। 35. बोलो ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. Yes, किसी sir. को डाउट यहाँ तक? Yes, sir. किसी बच्चे नो को सर। यहाँ तक डाउट? ठीक है। No, sir. तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करें। तो यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अब आप बताओ कौन से दो को इक्वेट करूं। जो आप बोलोगे वो कर दूंगा, क्योंकि अब मान लो आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो आपको भी पता होना चाहिए किसको इक्वेट करना है। तो आप बोलो किसको इक्वेट करना है, बोलो कोई भी बच्चा कि M और O2 को बराबर करूं। M से कर दो। ठीक है, तो M और O2 को बराबर करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेटल के इक्विवेलेंस को बराबर करने वाला हूँ ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस के, कि इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑलवेज वी अज्यूम, पूरी केमिस्ट्री में जब हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तो आप समझ लेना, जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसको हम हमेशा E मान लेंगे। ठीक है, बट अभी बिगिनिंग है, आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ, आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जो E है वो मैंने अज्यूम किया है, let E is the equivalent weight of metal। अब इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास मेटल का कितना है? 35। इक्विवेलेंट वेट कितना है? E। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? 65। नाउ अब बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या लूं? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या लूं? Molar mass by N factor.
तो मोलर मास अगर 16 लेते हैं, n फैक्टर 2 लेते हैं तो 8, बल्कि ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट याद रख लो, कभी भी O2 आ जाए सीधे 8 लिख दो, झंझट ही खत्म। कभी भी ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन का फिक्स रहता है 8, क्लोरीन का फिक्स रहता है 35.5 और हाइड्रोजन का फिक्स होता है 1। बोलो समझे? यस सर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, 35 इंटू 8 बाय 65, ठीक है, 35 इंटू 8 बाय 65। अब आप इसे मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो रफली, ठीक है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा रफली सॉल्व करने की कोशिश करें, 5 7 13, 8 7 56 बाय 13 और अप्रॉक्सीमेट अगर आंसर निकालें तो 13 के टेबल में 13 4 52 और उसके बाद 4 बचता है तो 13 3 39, तो 4.3, तो 4.3 ग्राम, अभी इतना ही मान लेते हैं, 4.3 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया मेटल का। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था वो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो यही तो इस क्वेश्चन में भी पूछा था, एक क्लोराइड है उसके अंदर 49.5% क्लोरीन है। सिर्फ अभी हम थोड़ी देर के लिए आपका क्वेश्चन आसान करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी क्योंकि क्वेश्चन के 2-3 पार्ट थे उनको रब कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं ये लाइन हटा दूं तो क्वेश्चन है क्लोराइड ऑफ एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोरीन। और फिर अभी इस क्वेश्चन को और सिंपल कर देते हैं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो इसको बिल्कुल जैसे मैंने वो ऑक्सीजन वाला पार्ट करवाया वैसे ही करना है, और हमने किया भी वैसे ही था और सॉल्व करके इक्विवेलेंट वेट तक आ गए थे। बोलो किसी को क्या डाउट पूछ रहा था कोई बच्चा? प्रोडक्ट से भी कंपेयर कर सकती हूँ सर, आ गया। हाँ, प्रोडक्ट का भी कंपेयर करके निकाल सकते हो आंसर, उससे भी सेम आ जाएगा आंसर। आप प्रोडक्ट का भी कंपेयर करके कर सकते हो, करके देखना और आंसर विल बी सेम। मैं फटाफट लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड। और इसको बहुत इजीली कर सकते हो, कैसे? मेटल का वेट कितना है 35, इक्विवेलेंट वेट कितना है ई, मेटल ऑक्साइड जो है उसका वेट कितना है 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट गिवन है तो टोटल 100। अब मेटल ऑक्साइड में मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई माना है और ऑक्सीजन का क्या माना है 8। तो किसी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के सम के इक्वल होता है। बोलो समझ में आई बात? कि अगर इक्विवेलेंट वेट मुझे मेटल ऑक्साइड का निकालना है तो वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का सम होगा। बोलो समझे? समझे नहीं समझे? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला। और क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक हीट दे दिया तो डिलॉन्ग पेटिट लॉ लगा के हमने क्या निकाल लिया, एटॉमिक वेट। और फिर ऊपर जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ करवाया था उसको यूज करके हमने वैलेंसी निकाली। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन का सम था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप इसका पैकेज करोगे एलन का पैकेज तो उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कोई भी उन्होंने घुमाया फिराया नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल एलन के क्वेश्चन। पैकेज में जो हम क्वेश्चन एमसीक्यू गिवन है उसमें या फिर जो वो ऊपर गिवन है? इलस्ट्रेशंस में मिलेगा, इलस्ट्रेशंस में। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ट्राई करो और आंसर निकालो। अब मेटल ऑक्साइड हैज 32% oxygen, then equivalent weight या mass, डिपेंड कर रहा है, equivalent mass of metal is, then equivalent weight और mass metal is। ट्राई करो।
Try this question. सर 17। 17 सर 17। और बच्चों को करने दो। सर 17। ओके, सही आंसर है। सभी का 17 आ गया। सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? आ गया सभी का यही आंसर? ठीक है, तो क्या कहते हैं, मतलब आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे एन फैक्टर के बेसिस पे, उसको आप ऐसे ही ट्राई करना है। और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा। आपके नीट में एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। तो जो भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ क्वेश्चन जेई के भी डाल देते हैं, तो उसको तुम्हें सीधे अवॉइड करना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता देता हूँ, ट्राई करो। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एस, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एस मतलब सल्फर इन SO2 इज 8। बहुत ही सिंपल सोचना है, ज्यादा मुश्किल नहीं सोचना है। जो अभी मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो क्वेश्चन है कि इफ इक्विवेलेंट वेट of sulfur in SO2 is 8, then equivalent weight of sulfur in SO3 is, SO3 में equivalent weight क्या होगा? Try this question. Right. सर 33। हाँ, क्या आया? 5.33। हाँ, ये किसने आंसर दिया है? सही आंसर दिया इसने। सर अखिल। हाँ, अखिल, आंसर इज करेक्ट। नारायण सर 5.33 बोला है ना उसने शायद, अखिल। यस सर। हम्म
तो ये देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट करना है आपको, ये निकालना है 8 ग्राम सल्फर ऑक्सीजन से कितना सल्फर कंबाइन हो रहा है। तो देखो मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इस स्टेटमेंट पे काम करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एस निकालना है SO3। तो देखो जब मैंने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन बताई थी 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना वेट कंबाइन होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा। तो SO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, वो कंबाइन हो रहा है सल्फर से कितने 32 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो 8 ग्राम से कंबाइन होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो 8 ग्राम से कंबाइन होगा। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कितना सल्फर होगा वो कैलकुलेट करते हैं। 32 बाय 48 इंटू 8, ठीक है। तो 32 बाय 48 इंटू 8, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 8 6 48, 216 बाय 3, 16 बाय 3 आया हमारा आंसर, 16 बाय 3। तो 16 बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.33। तो बस क्वेश्चन इज वेरी इजी, सीधे डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, बट हमने सोचा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इस क्वेश्चन में सोच रहे हैं, बट इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं सोचना था। बोलो क्लियर है सभी को? बोलो। समझ आया सभी को? ठीक है, तो आप इसको देख लेना और जो भी डाउट हो इसका वीडियो भी देख लेना। जैसे आदि आपको डाउट है इन्फेक्टर इक्विवेलेंस में तो इसका वीडियो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेना, ठीक है।